हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी अपनी मैट्रिक परीक्षा की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सोशल साइंस और भी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। वो भी वन शॉट, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, लेकिन आप लोग को मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मैं आप लोग के बोर्ड परीक्षा का जो कॉपी पैटर्न रहेगा उसमें हम आप लोग को क्वेश्चन टकराएंगे 100% गारंटी के साथ। तो आप लोग बस जितना मैं क्लास करवाता हूँ आप उसे रिवाइज कीजिए और परीक्षा में जाइए हंसते खेलते कूदते बनाकर लौट कर वापस घर आओगे। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको पढ़ाने वाले कौन है, तो बाय सोहिल सर। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक, यानी और आप अगर लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त के बीच में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी हम लोग बहुत आगे निकल पाएंगे। और यह तेरा वाइस सोहेल सर का लोगो है, यानी आपका परिवार जो सोहेल टारगेट एजुकेशन उसका लोगो है। तो चलिए मैं क्लास को आगे की ओर ले चलता हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, VVI यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक आध दो पूछे जाते हैं, एक आध दो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसी सब में से आता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और आप लोग सिर्फ आप पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल को रख दें और आप लोग देखते चलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस का क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, क्या था, प्रजातंत्र, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा ए का निरंकुश शासन, यानी पहला का बी नंबर। तो चलिए आप लोग आगे की क्वेश्चन देखिए, आगे की क्वेश्चन क्या है। आगे जो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में बोला जा रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो हैब्सबर्ग या ओलिया वंश या बुर्बो वंश या जारशाही। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर दो का होगा बुर्बो वंश, इसको बुर्बो राजवंश भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो चलिए आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, तीसरा नंबर में बोला जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू लागू हुई, चाहे लागू हुई, ठीक, लागू हुई होगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ, तो जो नेपोलियन संहिता था वह 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। तो चलिए आप लोग बस जैसे पैटर्न हम दिए हैं, ए में नेपोलियन, डी में मेटरनिक, तो आपका परीक्षा में बस ऐसे ही आएगा, आपको सिर्फ टिक लगाना है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए चौथा नंबर में बोलिए वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट या लुईस 18वां या चार्ल्स 10 या मेटरनिक। तो वीना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह कौन था, तो मेटरनिक था, मेटरनिक, यानी चौथा का डी नंबर। तो चलिए आप लोग पांचवा का बताइए, पांचवा का क्या है, पांचवा का क्या बोला जा रहा है, पांचवा का बोला जा रहा है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो गणतंत्र को स्थापना करना या प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना या नेपोलियन की पूर्ण स्थापना। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था ना पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना, यानी जो पहले पहले मेरा शासन चल रहा था वैसे ही शासन चले, यानी पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना। तो चलिए आप लोग छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हाँ, तो छठा क्वेश्चन देखिए, छठा छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेटरनिक कौन था,
मेटरनिक कौन कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, या फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था, या प्रसा का चांसलर था? तो जो मेटरनिक था, मेटरनिक 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है मेटरनिक। तो मेटरनिक जो था ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह जो थे, नेपोलियन बोला, या हिटलर बोला, या मेटरनिक बोला, या गेरिबाल्दी बोला? तो यह बोलने वाले मेटरनिक थे। मेटरनिक ने ही बोला था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए 8 नंबर में बोला जाए नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 60 कोड थे। ओके, तो चलिए आप लोग नम्मा का बताइए, नम्मा में क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? तो रोमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन यानी रोमानीवाद कहने का मतलब, जैसे हम लोग गांव ग्राम में देखते हैं गुड़िया गुड्डा को बनाकर और मतलब लोगों को जागरूक करता है, तो उसी को रोमानीवाद हम लोग कहते हैं। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 10 नंबर में बोला जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आप लोग से इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो 10 का सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 10 का सी नंबर। तो चलिए बताइए आप लोग बताइए 11 का क्वेश्चन बोला जा रहा है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान जो है ना, मरियान जो है 11 नंबर क्वेश्चन, मरियान किस देश का प्रतीक था? तो मरियान किस देश का प्रतीक था? तो मरियान फ्रांस देश का प्रतीक था, यानी 11 का ए नंबर। तो आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर में बोला जा रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, या धर्म सुधार आंदोलन, या गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर पुनर्जागरण होगा। ओके, 12 का पुनर्जागरण। तो आप लोग चलिए आगे की क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है 13 नंबर में है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस न 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग चलिए 14 नंबर देखिए। 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? तो जो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ? तो क्या हुआ? संघ शासन व्यवस्था हुआ, या संवैधानिक राजतंत्र हुआ, या निरंकुश राजतंत्र हुआ, या गणराज्य हुआ? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा, यानी 14 का बी नंबर। तो आप लोग 15 देखिए। 15 में क्या बोला जा रहा है? 15 में कहा जा रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1888 ईस्वी में, या 1760 ईस्वी में, या 1788 ईस्वी में, या 3860 ईस्वी में? तो आप लोग बताइए जो एक्ट ऑफ यूनियन 1760 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आप लोग बताइए 16 का क्वेश्चन क्या बोला? 16 नंबर में आप लोग से पूछा जा रहा है 16 नंबर में कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली की एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, या मेजनी, या काबूर, इसे हम काउंट काबूर भी कहते हैं, काउंट काबूर, या गैरिबाल्दी? तो मेजनी का एकीकरण जैसे देख लीजिएगा इटली, तो इटली का जहां पर बताएगा तो वहां पर ही आप लोग मेजनी दे दीजिएगा। अगर जर्मनी का होगा तो जर्मनी में आप लोग बोलिएगा, जर्मनी का अगर बोले तो आप लोग बोलिएगा काउंट काबूर। ओके,
तो चलिए आप लोग आगे देखिए, आगे 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संगठन किस, मतलब मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप लोग बताइए, क्या लाल सेना या कार्बोनारी या फिलिक हेटारिया या डाइट डाइट। तो मेजनी का जो संबंध था ना वो कार्बोनारी से था, यानी 18 का बी नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग 19 का बोलिए, 19 का क्या बोला जा रहा है। 19 का क्या बोला जा रहा है, 19 में है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली इटली की समस्या का संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो जैसे ही देखिए कहाँ आया, इटली आया ना, इटली आया। तो इटली आएगा तो हम लोग आंख मूंद कर मेजनी पर मार देंगे। इटली जैसे ही आएगा तो हम लोग ने इटली इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो यह आया, यह काउंट काबर था, यह जो है यह इसका इसका आंसर काउंट काबर हो जाएगा। काउंट काबर इसका काउंट काबर यानी 19 का ए हो जाएगा। तो आप लोग चलिए 20 का बताइए, 20 का बताइए। 20 में बोला जा रहा है, 20 में बोला जा रहा है, यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था, काबुर था या गेरिबाल्दी था या मेजनी था या मुसोलिनी था। तो जो यंग इटली का संस्थापक जो था, यंग इटली का जो संस्थापक था वह कौन था, तो वह मेजनी था, वह मेजनी था। यानी 20 का सी नंबर, 20 का सी नंबर। तो आप लोग 21 नंबर बताइए, 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है। 21 नंबर में लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो आप बताइए, काबुर किया था या मेजनी किया था या बिस्मार्क किया था या गेरिबाल्दी किया था। तो लाल कुर्ती का गठन जो गेरिबाल्दी किया था, यानी 21 का डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए आप लोग बताइए, 22 का। तो 22 का क्या बोला जा रहा है, काबुर कौन था। काबुर कौन था, जर्मनी का राजा था या इटली का प्रधानमंत्री था या इटली का राजा था या जर्मनी जर्मनी का मंत्री था। तो जो काउंट काबुर था वह इटली का प्रधानमंत्री था, वह इटली का प्रधानमंत्री था। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 23 नंबर में बोला जा रहा है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो जियो बार्ती ने या चार्ल्स एल्वर्थ ने या विक्टर इमैनुअल ने या मेजनी ने। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली का नामक का गठन जो किया था यह मेजनी किया था। जैसे इटली आया और मेजनी देखे तो मेजनी पर मार दीजिए क्लिक। तो चलिए आप लोग देखिए 24 का क्या बोला जा रहा है। 24 का क्या बोला जा रहा है, 24 का क्या बोला जा रहा है, कार्बोनारी का संबंध किस वर्ष हुई थी। कार्बोनारी की संबंध किस वर्ष हुई थी। तो 1810 में हुआ था या 1845 में हुआ था या 1830 में हुआ था या 1848 में हुआ था। तो कार्बोनारी की स्थापना, यह कार्बोनारी का स्थापना न 1810 में हुआ था, 1810 में हुआ था, यानी 24 का ए नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 25 नंबर बताए। 25 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 25 नंबर में पूछा जा रहा है, गेरिबाल्दी पेशे से क्या था। गेरिबाल्दी पेशे से क्या था, तो पेशे से क्या था, सिपाही था या किसान था या जमींदार था या नाविक था। तो गेरिबाल्दी न पेशे से नाविक था। तो चलिए आप लोग 26 का बताइए आंसर क्या होगा। 26 का आंसर बताइए आप लोग से क्या, 26 का करेक्ट आंसर क्या, काउंट काबुर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आप बताइए, सेनापति के पद पर या फ्रांस में राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल वह प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे, यानी 26 का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए 27 का क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के देखिए, इटली वाला ना, तो इटली में ना इमेजिनी का ना है न, इटली का विस्मार्क का नहीं है, विस्मार्क का नहीं है। यानी 27 का आपका करेक्ट जो आंसर है वह ए हो जाएगा, वह ए हो जाएगा, क्योंकि विस्मार्क जो है, विस्मार्क को जर्मनी आएगा तो बिस्मार्क और इटली आएगा तो मेजनी। ओके।
तो चलिए आप लोग बताइए 28 का करेक्ट आंसर 28 का बोला जा रहा है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो बताइए इटली का था या प्रसा का था या ऑस्ट्रिया का था या यूनान का था। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो वह प्रसा का शासक था, प्रसा का शासक था, यानी 28 का सी नंबर। तो चलिए आप लोग बताइए 29 का बताइए आप लोग। 29 का क्या बोला जा रहा है, 29 का क्या बोला जा रहा है, 29 का बोला जा रहा है जोल्वे रायन की स्थापना किस राज ने की। जोल्वे रायन की स्थापना किस राज ने की, तो प्रसा ने किया या ऑस्ट्रिया ने किया या सार्दिनिया ने किया या नेपल्स ने किया। तो जोल्वे रायन का जो संबंध था वो प्रसा ने किया, वो प्रसा ने किया, यानी 29 का ए नंबर करेक्ट। तो आप लोग चलिए आप लोग बताइए 30 का करेक्ट आंसर। 30 का क्या बोला जा रहा है, 30 का क्या बोला जा रहा है, 30 का बोला सीदान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीदान का युद्ध किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया या प्रसा के बीच हुआ था या प्रसा डेनमार्क के बीच में हुआ था या प्रसा या फ्रांस के बीच में हुआ था या इटली रोम के बीच में हुआ था। तो आप लोग बताइए उन जो 30 का हो जाएगा सी, यानी जो सीदान का युद्ध हुआ था वो प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। वो भी कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बताइए 31 का विस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। विस्मार्क किस विद्वान के विचार से प्रभावित था, रूस के या हिगेल से या अस्डर्थ से या जेकब से। तो विस्मार्क जो था हिगेल के विचारधारा से प्रभावित था। तो चलिए आप लोग 32 का बताइए। तो आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण जब हो रहा था तो उसका विरोध कौन था, तो इंग्लैंड था या रूस था या ऑस्ट्रेलिया था या प्रसा था। तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध पार्टी ऑस्ट्रिया था। तो 32 का सी नंबर करेक्ट आंसर। तो चलिए आप लोग 33 क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्या बोला जा रहा है, तो 33 नंबर में आप लोग को बोला जा रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन ने जर्मनी में रैन संघ का स्थापना किया, रैन संघ का स्थापना किया, यानी 33 का सी नंबर, 33 का सी नंबर। तो आप लोग चलिए जल्दी जल्दी स्पीड में आप लोग बढ़ाइए। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो इस सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, सीडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण, यह 34 का डी नंबर। तो आप लोग चलिए 35 का बोलिए, 35 का बोलिए। 35 नंबर में बोला जा रहा है, 35 नंबर में बोला जा रहा है जर्मनिया क्या थे, जर्मनिया क्या थे, जर्मनिया क्या थी। तो आप लोग बताए जो जर्मनिया थी ना, जर्मनिया वह जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था, वह जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था, यानी 35 का सी नंबर करेक्ट आंसर। तो आप लोग चलिए आप लोग 36 का बताइए, आप लोग 36 का बताइए। 36 का क्या बोला जा रहा है, 36 में पूछा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो आप लोग बताए जो जर्मनी था ना, जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि है वो भी 1871 में हुआ था। जैसे सिडोवा का युद्ध 1870 में हुआ था, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। ओके, तो चलिए आप लोग 37 का बताइए। 37 का क्या बोला जा रहा है, 37 का क्या बोला जा रहा है, तो 37 का जो बोला जा रहा है आप लोगों से, 37 बोला जलवेरिन एक संस्था थी, जलवेरिन क्या है, जोल्वेराइन होगा। ओके, ये थोड़ा मिस्टेक है, जोल्वेराइन होगा, जोल्वेराइन जो है ना, जोल्वेराइन वो एक व्यापारियों का संस्था था। ओके, यानी 37 का बी नंबर। तो आप लोग चलिए 38 का बताए। 38 का क्या है, 38 में बोला जा रहा है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय, यानी सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई, यानी किसका
हार हो गया। तो सिदेवा के युद्ध में प्रसा का हार हुआ, यानी 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर आपका प्रसा का नहीं हुआ था, सॉरी। सिदोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सिदोवा के युद्ध में ना ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ। सिदोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया का पराजय हुआ, यानी 38 का ए नंबर, तो आप लोग चलिए, आप लोग बताइए 39 का बता। विस्मार्क क्या था? तो विस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, यानी 39 का डी नंबर। तो आप लोग बताइए हिगेल कौन था? तो हिगेल जो है ना एक दार्शनिक व्यक्ति था। ओके, तो 40 का सी नंबर। तो आप लोग बताइए 41 का क्या हो जाएगा? 41 का सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? जो प्रसा और फ्रांस के जो बीच में एक युद्ध हुआ था, तो वह कहाँ पर हुआ था? तो 1870 में कहाँ पर हुआ था? तो वह सेडन का युद्ध में हुआ था, यानी 41 का ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग 42 का बोलिए। 42 में कहा जा रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो आप लोग बताइए टेस्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? टेस्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इटली के एकीकरण से है, या जर्मनी के एकीकरण से है, या यूनान के एकीकरण से है, या अमेरिका के एकीकरण से है? तो आप लोग बताइए, यानी सेल्सविंग और होल्स्टीन जो है ना वह जर्मनी के एकीकरण से है, यानी आपका 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग चलिए, आप लोग 44 का बताए। 44 का क्या बोला जा रहा है? 44 का क्या है? तो 44 का क्या है? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो लुई 18वां किया था, या नेपोलियन बोनापार्ट किया था, या नेपोलियन किया था, या बिस्मार्क किया था? तो जो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह नेपोलियन ने किया था, यानी आपका 44 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए 45 का बताइए। 45 क्या बोला जा रहा है? 45 में बोला जा रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यह जो है बिस्मार्क किया था, यानी 45 का करेक्ट सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 46 का फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि था वो 1871 में हुआ था, यानी 46 का डी नंबर करेक्ट आंसर। तो आप लोग बताइए 47 का क्या बोला जा रहा है? 47 का क्या है? 47 में आप लोग से पूछा जा रहा है सेडन का युद्ध कब हुआ? सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो सेडन का युद्ध कब हुआ? तो 1870, यानी आपका 47 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बोलिए 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हम लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ देंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, यानी 48 का आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या होगा? 1871 में किस संधि हुई? तो आप लोग को पता है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, यानी 49 का ए नंबर। तो 50 का आप लोग बताइए, 50 का क्या है? 50 का बताइए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जैसे यहाँ पर जर्मनी का बोला तो बिस्मार्क उत्तरदायी था, और वहीं यहाँ पर अगर मेजनी रहता, नहीं वहीं पर अगर इटली रहता, तो इटली का मेजनी होता। ओके, तो 50 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग चलिए 51 का बताइए।
51 का बताइए, 51 का क्या बोला जा रहा है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, यानी 51 का ए, 51 का एक हो ए हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, ये दो हो गया, ये इससे भी तुर्की को कहा जाता है, ये रिपीट क्वेश्चन था। ठीक, तो चलिए आप लोग 52 क्वेश्चन बोलिए, 52 क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो आप लोग 52 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 52 जो है, 52 का करेक्ट आंसर यूनान हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए 53 का बताइए, 53 का क्या बोला जा रहा है? 53 में बोला जा रहा है, 53 का, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई है, तुर्की की पराजय, यानी 53 का बी नंबर, 53 का बी नंबर। तो आप लोग बताइए 54 का क्या होगा? 54 का क्या होगा? 54 में बोला जा रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? यानी 1829 ईस्वी में जो एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ था वह किस देश के साथ हुआ था? तो आप लोग बताइए 54 का करेक्ट आंसर। तो आपका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, यानी 54 का ए नंबर। तो आप लोग चलिए 55 का बताइए, 55 के क्या बोला जा रहा है? 55 का बोला जा रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग 55 का करेक्ट आंसर बताइए। तो यूरोप वासियों के लिए ना पालनकर्ता किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप वासियों ने पालनकर्ता कहा जाता है यूनान देश का, यूनान देश का। ओके, यानी 55 का डी नंबर। तो आप लोग बताइए 56 का करेक्ट आंसर बताए। 56 के क्या बोला? हिंगेल एक भाषा, मतलब हंगरी, हंगरी किस भाषा है? हंगरी किस भाषा है? तो हंगरी किस भाषा है? तो मेग्यार है। हंगरी जो मेग्यारे है, मेग्यार भाषा, हंगरी एक मेग्यार भाषा है। तो आप लोग बताइए करेक्ट आंसर। आप लोग आगे बताए 57 का करेक्ट। यूरोपीय यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जेकोबिन कलम की स्थापना की? तो आप लोग बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। ओके, यानी 57 का बी नंबर। तो आप लोग चलिए 58 का बताइए। आप लोग 58 का बताइए क्या बोला जा रहा है? 58 का बोला जा रहा है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो 58 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, और साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद शासन का स्थापना, नए राष्ट्र राज्य की स्थापना। तो चलिए आप लोग बताइए आगे, आगे चलिए आप आगे। आपका जो क्लास है, आपका क्लास इन हो गया, लेकिन आप लोग जानिए कि आगे में क्या होगा। हमने सोचा था कि एक क्लास को मैं आप लोग को दूंगा एक क्वेश्चन, तो आप लोग को नहीं बचा, तो अगली क्लास में जरूर देंगे। लेकिन आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला? चैप्टर 2 का जो समाजवाद एवं साम्यवाद है, उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी वन शॉट, वन शॉट, SHOT, शॉर्ट शॉर्ट। तो आप लोग रेडी हो जाइए वन शॉट लेने के लिए। लेकिन आप हमें यह बताइए कि आप लोगों को यह जो फर्स्ट हम क्लास करवाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आप लोग को यह क्लास कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग को कौन सी विषय में वीक है, यानी आप लोग को कौन सी सब्जेक्ट में डर लगता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए और मैं उस पर क्लास लेकर आऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए।